हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको एसएसटी में हमारे 3 के भाग 1 के लेसन 5 और लेसन 4 दो आपको मैंने समझा दिए हैं। नेक्स्ट लेवल में मैं आपको लेसन 3 आज समझाने जा रही हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह तो मैंने आपको करवा दिए हैं, लेकिन अब मैं आपको एक लेसन को थोड़ा ब्रीफ में समझाऊंगी। आई होप आप इसे केयरफुली सुनेंगे। आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिएगा और एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। ये लेसन है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना तो कब की बात है? जब मुगल बादशाह ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया था। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया। यानी बंगाल के कुछ भाग की जमींदारी, कुछ भाग जो था जमीन का, वो कंपनी के हाथ में दे दिया था। दीवान के तौर पर कंपनी ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग की आर्थिक मामलों की बागडोर संभाल ली थी। अब वो वहाँ बंगाल के दीवान बन गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, जो हिस्सा उनके एरिया जो उनके कंट्रोल में आया था, उनकी बागडोर यानी उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था और अपने क्षेत्र पर शासन चलाने और आमदनी के जरिए व्यवस्थित करना था। अपने क्षेत्र का शासन चलाना और उस आमदनी के जरिए जो थे वो किस प्रकार से उनकी आमदनी उन क्षेत्रों से हो, उन सबको व्यवस्थित करना था। इसके लिए उसे एक रास्ता चुनना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए भरपूर पैसा कमाया जा सके। यानी वो इस तरीके से रास्ता अपनाना चाहते थे कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो वहीं की आमदनी से पूरे हो जाएं, उन्हें बाहर से, अपने देश से कुछ भी ना मंगाना पड़े। इसके साथ साथ कंपनी को यह भी महसूस होने लगा था कि उसे सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अभी भी दीवानी मिलने के बावजूद भी वहाँ पर पुराने शासकों का राज था, पुराने लोगों का नियंत्रण था। बाहरी ताकत होने के कारण उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांवों से पहले शासन चला चुके थे। बाहरी ताकत थे ना वो, तो उससे पहले उन्हें ये भी देखना था कि हमसे पहले जो शासन चला चुके हैं उन लोगों की भी निगाह हमारे ऊपर है। अगर हमने जरा भी कुछ गलत किया तो वो हमारे हाथ से इस चीज़ को छीन सकते हैं। तो उन्हें हर तरह से बचते हुए बंगाल की दीवानी को बनाए रखना था और वहाँ से अपने लिए आय को अर्जित करना था। कंपनी की आमदनी, हालांकि कंपनी दीवान बन गई थी, किंतु अभी भी स्वयं को व्यापारी ही मानती थी। कंपनी को भारी भरकम लगान तो मिलता था, किंतु वह उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था नहीं कर पाई थी। लगान तो मिल रहा था, लेकिन अभी भी वो उसको वसूल करने की और वो कितना मिलना चाहिए इसकी ऐसी कोई व्यवस्था कंपनी से नहीं हो पा रही थी। वह यही प्रयत्न कर रही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टैक्स को इकट्ठा कर सके और कम से कम दाम पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सके। वो कंपनी का उद्देश्य क्या था? भारत से सूती और रेशमी कपड़े को कम कीमत पे खरीद के विदेशों में ऊंची कीमतों पर बेचना। तो वो यही चाहते थे कि कम से कम कीमत पर खरीदे और अधिक से अधिक हमें आमदनी भारत से हो। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करके इसके बदले सामान खरीदती। 1865 से पहले कंपनी क्या करती थी? ब्रिटेन से सोना और चांदी मंगाते थे, वो यहाँ के व्यापारी को देते थे और उसके बदले में व्यापारियों से सूती कपड़ा और रेशम को वो लोग प्राप्त करते थे। लेकिन अब बंगाल में जो एकत्र होने वाले पैसे से ही निर्यात की वस्तुएं खरीदने लगी, लेकिन बंगाल से ही जो उनको पैसे की आमदनी होने लगी उससे ही वो वस्तुएं खरीदने लगे। उसके बाद क्या हुआ? 1800 बहुत जल्द ये पता चला कि बंगाल की अर्थव्यवस्था बहुत तेज डगमगाने लगी है, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे बहुत कम कीमत मिलने के कारण कारीगर जो थे वो गांव छोड़कर जाने लगे थे। उन्हें अपने काम की पूरी कीमत नहीं लगती, वो अपने काम को छोड़ के गाँव को छोड़कर जाने लगे और इस तरीके से कारीगरों का जो उत्पादन था वो घटना शुरू हो गया और खेती जो थी वो भी चौपट होने की कगार पर आ गई थी। 1770 में बंगाल के अकाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, जिससे वहाँ की लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। बंगाल में वहाँ कब पड़ा था? 1770 में।
ये बंगाल का अकाल है जिसमें 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद खेती में सुधार की जरूरत। उसके बाद क्या आ गया? खेती में सुधार की जरूरत। अब यदि अर्थव्यवस्था संकट के घेरे में थी तो कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में निश्चिंत रह सकती थी क्या? यदि अर्थव्यवस्था ही संकट में आ जाए तो कंपनी ये कैसे सोचे कि वह राजस्व आय के बारे में निश्चिंत कैसे रह सकती थी? उसे तो पहले तो खेती को ही तो संभालना था। उस खेती से ही किसानों की पैदावार बढ़ेगी, किसानों की आमदनी होगी, किसान उससे ही तो लगान चुकाएंगे और उससे ही कंपनी की क्या कहते हैं इनकम आय बढ़ेगी। तो जब तक खेती अच्छी नहीं होगी, जमीन की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो अंग्रेजों को किस प्रकार से अपना राजस्व प्राप्त हो सकता है? इसके लिए उन्होंने क्या किया? इस काम को किस तरह से किया जाए, वो ये सोचने लगे कि किस प्रकार से जमीनों में सुधार किया जाए, कैसे आमदनी को बढ़ाया जाए, कैसे खेती की पैदावार बढ़ाई जाए जिससे किसानों को बेनिफिट और किसान हमें पूरा लगान कर दे सके। 1773 में कंपनी ने एक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। 1793 में, कब? 1793 में कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। इस बंदोबस्त की शर्तों के मुताबिक राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। राजा जो थे और जो जमीनों से रिलेटेड लोग थे उनको किसकी? जमींदारों के रूप में उनको जमींदार का नाम दिया गया। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने की जिम्मेदारी दी गई। उन लोगों की जिम्मेदारी क्या थी कि वो किसानों से कर को लगान को इकट्ठा करेंगे और उस लगान को कंपनी को देंगे और अपना राजस्व कर वो भरेंगे। राजस्व चुकाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनकी तरफ से चुकाई जाने वाली राशि भी स्थायी रूप से तय कर दी। वही उन्होंने कह दिया कि जितना भी लगान होगा लेकिन आपको एक नियमित निश्चित राशि हम लोगों को देनी है। उन्होंने ये सोचा था शायद इस तरीके से करेंगे तो वो ये जो जमींदार बने हैं राजा वगैरह, ये अब जमीन की व्यवस्था को और सुधारेंगे, खेती की पैदावार बढ़ाने में किसानों की मदद करेंगे जिससे अधिक से अधिक लगान इकट्ठा हो, और वो हमें तो एक निश्चित रकम देनी थी ब्रिटिश उनको, तो जिससे अधिक से अधिक लगान इकट्ठा हो। जो बचत थी वो किसको मिलनी थी? वो जमींदारों को मिलनी थी। उन्होंने सोचा इससे जमींदार अपना बेनिफिट देख के जमीन और किसानों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जमींदारों ने किसानों की जमीनों में सुधार करने और पैदावार बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तय कर दी। इसका अर्थ है कि भविष्य में कभी भी इसे बढ़ाया नहीं जाना था। अब समस्या क्या आई? किंतु स्थायी बंदोबस्त के बावजूद भी जो समस्या पैदा हो गई, क्या? कंपनी के अफसरों ने देखा कि अभी भी जमींदार जमीन के सुधार के लिए निवेश नहीं कर रहे थे। तो जमींदार जो थे वो पैदावार बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की भी किसानों की मदद नहीं कर रहे थे। इसका कारण यह था कि कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना अधिक था और उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता। वो राजस्व कर था वो बहुत ज़्यादा था, जमींदार उसको चुका नहीं पा रहे थे। तो इसमें अरुचि दिखाते हुए उन्होंने कंपनी की और ना ही किसानों की किसी प्रकार से कोई मदद करी। कई जो जमींदार थे वो अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। राजस्व ना चुका पाने के कारण उनकी ज़मीन उनसे ले ली जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी। इसके बावजूद जमींदारों को ज़मीन की बेहतरी की कोई चिंता नहीं थी। उनमें से कुछ ने तो बंदोबस्त के शुरुआती मामलों में ही अपनी ज़मीन गंवा दी थी। जो शेष रह गए तो उन्होंने भी बिना परेशानी और खर्च के खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद जो दिखने लगी थी, जब वो कुछ सोचने लगे थे कि जो थोड़ी बहुत बची है, जैसे कि जितनी भी आमदनी हो रही है उससे गुजारा चला लेंगे। दूसरी ओर गांव के किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी लग रही थी। गांव के लोगों को, जो किसान थे, उनको ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा दमनकारी यानी उनको दबाने वाली लग रही थी। किसान को जो लगान चुकाना होता था वह अत्यधिक होता था। जो टैक्स था, वो लगान जो कर था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका हक भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि वो ज़मीन, किसान खेती करते थे ज़मीन पे और फसल उगाते थे, उसके बदले में वो कर देते थे, लेकिन वो ज़मीन भी उनकी नहीं होती। क्यों नहीं होती थी? लगान चुकता करने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था उनको। लगान, वो ज़मीन कितनी पैदावार तो होने नहीं थी कि वो लगान पूरा दे सके।
तो वो लगान को चुकाने के लिए उन्हें महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। उस कर्जे के बदले में उनको अपनी ज़मीन जो थी वो गिरवी रखनी पड़ती थी, और जब वह ज़मीन नहीं छुड़ा पाते थे तो उनकी ज़मीन जो थी उनके हाथ से चली जाती थी और उनकी पुश्तैनी ज़मीन से उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। तो इससे किसानों को लॉस ही लॉस हो रहा था, तो वह इस व्यवस्था को दमनकारी व्यवस्था समझते थे। ठीक है बेटा, आज मैंने आपको कुछ पॉइंट्स समझा दिए ब्रीफ में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के पॉइंट समझाऊंगी, आप इसे डीपली रीड कीजिएगा। ओके, गुड डे, हैव ए नाइस।